हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरएस मेंस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं 2013, 2016, 2018 के पेपर 3 की यूनिट 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, अब आप देख लीजिए, ये पेपर 3 की यूनिट 1 जो है इंडियन पॉलिटी से डील करती है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर। ठीक है, अभी इस पेपर का एनालिसिस जो है हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस हम जो सिलेबस है दोस्तों आरएस का उसके साथ में करेंगे और ये जानेंगे कि जो आरएस मेंस 2021 एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे कहाँ से जो है हाई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये डिस्कशन दोस्तों इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और उनको उनकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी नोट्स काफ़ी कम अवेलेबल हैं, थोड़े इश्यूज़ हैं, तो वो काफ़ी क्वेरीज जो है उनकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में और देखते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक डिटेल्स है मेरे बारे में। ये मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है और इसके अलावा दोस्तों मेरी प्रीवियस जॉब प्रोफाइल है और जो मैंने प्रीवियस अटैम्प्ट दिए हैं दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और आरएस से रिलेटेड एग्ज़ाम का, आरएस 2018 का जो मेंस एग्ज़ाम था वो मैंने लिखा हुआ है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। तो पहले मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, ऑलरेडी दोस्तों आरएस से रिलेटेड जो है पेपर 1 पेपर 2 का एनालिसिस आ चुका है। उससे रिलेटेड वीडियोस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी वीडियो की प्लेलिस्ट में। जब आप जाओगे तो आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 प्लेलिस्ट जो कि वीडियो के एंड में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। वहाँ पे ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें एनालिसिस बताया गया है कि आपको कहाँ से, किन सोर्सेज से और किस तरह से तैयारी करनी है अपनी आरएस एग्ज़ाम की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो बताए गए थे। उसके बाद में दोस्तों इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी। अभी हम पेपर 3 की यूनिट 1 पे आगे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पेपर में आपको किन बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है। ठीक है, वो पढ़ें आप। अगर आप विजन आईएएस का जो है इंटरनेशनल रिलेशन का डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सोर्सेज है दोस्तों अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। विजन आईएएस के अलावा किसी और कोचिंग का भी आप नोट्स का यूज़ कर सकते हो और एनसीईआरटी की बुक ऑलरेडी अवेलेबल होती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों आप जो है राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो LR भल्ला की बुक है। राज आरएस नाम से एक पोर्टल है, जिस पोर्टल पे भी आपको जो है राजस्थान पॉलिटी का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी कोचिंग के नोट्स हैं आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का एक कंप्लीट जो है दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो कि आरएस नोट्स से रिलेटेड है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसमें जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो इंस्टामोजो वेबसाइट है दोस्तों, उसमें जो है जाकर के आप देखोगे तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये वो एरियाज़ है दोस्तों जहाँ पे बेसिकली आरएस एग्ज़ाम की तैयारी करने में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को दिक्कत आती है। ठीक है, वो सारे नोट्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से जाकर के जो है इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर में जो है क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने पेपर 3 का सिलेबस दिया हुआ है और पेपर 3 के सिलेबस में यूनिट 1 में जो है आपके सामने इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर के सिलेबस को दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है दोस्तों सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते जाएंगे क्वेश्चंस को और ये क्वेश्चंस से सिलेबस को लिंक करके हम ये देखेंगे कि आरपीएससी आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछना चाहती है और कहाँ पे से हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आने की चांसेस है और हमको फिर किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है या हमारी अप्रोच किस तरीके की रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है जो 2018 का पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन है, ये है कि स्कोप ऑफ फ्रीडम गारंटीड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था 2018 के पेपर में। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, जो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है
ये लक्ष्मीकांत की बुक में प्रोवाइडेड है दोस्तों, और वहाँ से जो है ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब देखिए लक्ष्मीकांत की बुक से क्या क्या कवर हो जाएगा, तो इतना सेक्शन तो लक्ष्मीकांत की बुक से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत की बुक होना आपके पास मैंडेटरी है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बाई कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्टिकल 355 एज अ ब्रिज बिटवीन आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356। ये एक डीप क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा गहराई में जाकर के आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हो जब आपको सारे इमरजेंसी के प्रोविजंस पता हो, और इमरजेंसी के प्रोविजंस को भी आपने जो है ढंग से पढ़ा हो। ये चैप्टर दोस्तों लक्ष्मीकांत की बुक में आपको अच्छे से मिल जाएगा, और ये जो टॉपिक है आया है यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाले सेक्शन से, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ें, और कल को जो है वापस से 2021 के पेपर में जिन सेक्शन से ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं वहीं से वापस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको तो तैयार करना ही है दोस्तों। यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हो कि कोई सेक्शन छोड़ करके आप जाओगे, तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको जो है अपनी पढ़ाई स्मार्टली करनी है, ठीक है। अगर आप स्मार्ट वे में पढ़ोगे तो कम पढ़ के या कम एरिया पे ज़्यादा फोकस करके जो है आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। और हमारा पर्पज़ यही है कि कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का ये इनिशिएटिव आपको 100+ मार्क्स से लाने में जो है हेल्प करे, ठीक है। आउट ऑफ 200 जो है आप 100 से ज़्यादा मार्क्स ला पाओ। और ओवरऑल दोस्तों मेहनत तो आपकी ही रहेगी, लेकिन दोस्तों आपको जो है कोशिश करनी है कि आप जो है लिमिटेड पोर्शन को पढ़ के ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करके जाएं, और एट द एंड पेपर में आपको आपके अकॉर्डिंग जो है सेक्शन से जो है क्वेश्चंस मिलने चाहिए, और आप अच्छे से जो है उसको सही फ्रेमवर्क में जो है आंसर लिख करके आए। जैसे 15 वर्ड का हो या 50 वर्ड का हो या 100 वर्ड का क्वेश्चन हो, तो उसी अकॉर्डिंग आप अच्छे से आंसर को लिख के आए और आपके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो ये तभी संभव होता है जब दोस्तों आपसे जो पूछा गया है आप वही अच्छे से सही वर्ड्स में लिख करके आते हैं, तभी अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं आरपीएससी की तरफ से। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द चीफ विजिलेंस कमीशन इन्वेस्टिगेट केस अगेंस्ट एनीबडी, ठीक है। तो देखिए चीफ विजिलेंस कमीशन पे क्वेश्चन तो आया, लेकिन दोस्तों डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा है कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चीफ विजिलेंस कमीशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि आरपीएससी थोड़े कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन भी पूछ रही है यहाँ पे। तो आप जो भी पढ़ें इनके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी अच्छे से पढ़ें, और दोस्तों इसमें जो है इनसे रिलेटेड जो है दोस्तों ये जो सेक्शन है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क थर्ड, ये जो सेक्शन दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क थर्ड जो है, इसके सभी की जो है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अगली बार जो पेपर होगा उसमें आपको इनमें से किसी के भी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी जा सकती है। हालांकि दोस्तों चैप्टर बड़े होते हैं, और हर चैप्टर में ये भी दिया होगा कि इनके मेंबर्स कितने हैं इस बॉडी में, और मेंबर्स के अलावा जो है उन मेंबर्स का सिलेक्शन किस तरीके से होता है वो भी होगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए आपका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पे होना चाहिए। अभी देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर जब मैं 2018 का पेपर लिख रहा था उस वक्त पे मुझे भी नहीं पता था, मैंने इसको सर्च किया तो पता चला कि ये जो है 9/11 की जो घटना हुई थी, ठीक है, उससे रिलेटेड था। तो देखिए दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है आपसे अगर ऑपरेशन पूछा है तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेशन चलाए गए हैं, यूएसए के द्वारा हो या फिर इंडिया के द्वारा हो, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट भी जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो है ऑपरेशन चलाती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। अपने रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो सकते हैं, या फिर कोई टेररिज्म से रिलेटेड भी इंडिया में ही दोस्तों एंटी टेररिज्म के ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो वो पता होने चाहिए। तो ये आया कहाँ से क्वेश्चन, अब सवाल ये आता है, तो ये इंटरनेशनल टेररिज्म वाले सेक्शन से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से ये इंटरनेशनल टेररिज्म हुआ तो पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि भाई क्वेश्चन पूछने का तरीका इनका क्या रहा है, ठीक है। तो
कल को जो है वापस से किसी और ऑपरेशन पे भी, जैसे काफ़ी इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन चलते रहते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ में मिलकर के जो है इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा जो है और भी कई सारे प्लान्स हैं जो चलते रहते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अन्ना राजम मल्होत्रा, ठीक है, एंड वाई शी वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। अब देखिए ये आ गया है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर ये 5 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एक तो करंट अफेयर से आ रहा है, एक आपसे इंटरनेशनल रिलेशन का आ रहा है, और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों पॉलिटी से, जो पहले पॉलिटी का जो पहला सेक्शन है उसी से आ रहे हैं 2 2 नंबर के क्वेश्चन। तो आपको यही दोस्तों सिमिलर फॉर्मेट नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी हद तक चांसेस है देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा इस तरह से तैयार होकर के जाना है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम और देखते हैं क्वेश्चन के बिहाफ पे, ये जो है करंट अफेयर से जैसे क्वेश्चन आया था, तो ये रहा करंट अफेयर का सेक्शन। चूंकि मैंने बताया दोस्तों इसके लिए आपको पढ़ाई कैसे करनी है, तो मैं आपको एक बार वापस से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे आपको पता चलेगा करंट अफेयर आपको मूमल की मैगजीन से पढ़ना है दोस्तों। राजस्थान के पॉलिटी के लिए आप LR भल्ला और राज RS या एनी कोचिंग के नोट्स यूज़ कर सकते हो। मैंने जो मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टा मोजो वेबसाइट पर जाकर के आप जो है उसको बाई कर सकते हो दोस्तों। मैं कॉस्ट बता देता हूँ, उसकी 1000 रुपीज़ है दोस्तों। और मैंने दोस्तों मैं खुद भी एक लंबे टाइम तक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट के लिए कम से कम ही चार्जेस रहें जो सही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने अपने नोट्स के चार्जेस 1000 रुपीज़ ही रखे हैं। ठीक है, तो आप जाकर के उनको बाई कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो मूमल की वेबसाइट है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये मूमल की वेबसाइट है। आप जाकर के दोस्तों, मेरे को कोई ये पे नहीं कर रहे हैं, ये कोई कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये मेरा खुद का जो है पढ़ाई की थी मैंने, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब चूंकि उस वक्त पे राजस्थान की इंग्लिश मीडियम में मूमल की मैगजीन जो है अवेलेबल नहीं थी, तो आप जो है अब जाकर के जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। मूमल राजस्थान की कंप्लीट स्टडी है, एक इंग्लिश नाम से मैगजीन है। 325 रुपये इसकी कॉस्ट है, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप खुद जो है बाई कर सकते हो। ठीक है, इनकी वेबसाइट से। इसके अलावा दोस्तों मूमल की ही जो है न्यू बुक्स वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको जो है मूमल की जो है करंट अफेयर की भी मैगजीन इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। ये राजस्थान की बुक है। ये दोस्तों करंट अफेयर का भी सेक्शन जो है मूमल का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और मेरे हिसाब से ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी एनुअल सेक्शन है। ये देखिए, ये एनुअल सेक्शन है, आप ये बाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये मेरे हिसाब से ठीक है दोस्तों। राजस्थान की करंट अफेयर, राजस्थान की जीके, इसमें इंडियन जीके और इंडियन जो करंट अफेयर होता है वो भी थोड़ा सा पता चल जाता है हमको। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी डिस्कशन में। तो अब देखो RS मेंस के और सिलेबस पे आगे बढ़े हैं, उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। तो देखिए क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब जो है लक्ष्मीकांत से आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है ये। देखो आप यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नाम से आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अब बात आता है कि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता भी होने चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एक एस्पिरेंट जो RS या UPSC का एक्सपीरियंट होता है उसको पता होने चाहिए अच्छे से फंडामेंटल राइट। इसके अलावा दोस्तों कल को जो है आपके सामने क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे भी आ जाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो गांधीयन फिलोसॉफी पे बेस्ड जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं, या फिर लिबरल आइडियाज़ पे बेस्ड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो आपको अच्छे से जो है आपको आने चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको सोचने का तरीका दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अपने नोट्स खुद बनाने तो खुद बना सकते हो, नहीं तो जो है दोस्तों लक्ष्मीकांत की बुक में जो है काफ़ी सारे सेक्शन जो हैं वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ये प्रीएम्बल वाला चैप्टर हुआ, यहाँ पे मिल जाएगा। अब प्रीएम्बल में हो सकता है आपसे इस साल जैसे जस्टिस पूछा गया था 2018 में, अभी मैं आपको आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा, उसमें जस्टिस पूछा गया है। हो सकता है आपसे लिबर्टी के क्वेश्चन आ जाए, लिबर्टी फ्रेटर्निटी इनका मतलब पूछ लिया जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, आपको डिफाइन करना होगा उसको, तो वो आना चाहिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, डिस्क्राइब द शॉर्ट कमिंग्स इन द इलेक्टोरल प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल प्रोसीजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो पता होना चाहिए आपको। अब उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स है,
क्वेश्चन ये पूछा है कि शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं। तो ये जो है जब आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छे से जो है वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा गहराई में जाकर के क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट आपसे इलेक्टोरल प्रोसीजर नहीं पूछा प्रेसिडेंट का, उसमें कमियाँ क्या है वो पूछा है। तो दोस्तों आमतौर पर स्टूडेंट क्या होता है कि मैं भी खुद था, जब 2018 में जो है मेंस का पेपर लिख रहा था तो इलेक्टोरल प्रोसीजर सब पढ़ के गए थे, लेकिन उसमें खामियां जो है पढ़ना भूल गए थे। लेकिन दोस्तों अगर आप पढ़ते रहते हो ना तो आपको एक हल्का हल्का आइडिया लग जाता है कि शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है आंसर लिखा जा सकता होता है कॉमन सेंस का यूज करके भी, ठीक है। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि एग्जैक्टली जो है अच्छे से पढ़ के जाए, चूंकि क्वेश्चन आया है तो इस तरीके से इसी तरीके से दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि गवर्नर का जो प्रोसीजर होता है ना, गवर्नर के इलेक्शन का हो या उसको जो है शॉर्ट कमिंग क्या है, गवर्नर की जो रोल्स हैं उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं वो भी पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट के रोल्स उनकी ड्यूटीज़ सब कुछ पता होना चाहिए। जो डिफरेंट इमरजेंसी काल होता है तब किस तरीके की जो है ड्यूटीज़ होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा 2018 के पेपर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया है डिस्क्राइब द पॉलिटिकल डेमोग्राफी ऑफ राजस्थान। अब देखो राजस्थान की पॉलिटिकल डेमोग्राफी पे क्वेश्चन आया है, तो अपन अगर सिलेबस में जाके देखें तो राजस्थान वाला सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे सीधा टॉपिक दिया हुआ है पॉलिटिकल डेमोग्राफी। अगर देखिए दोस्तों राजस्थान की पॉलिटिकल डेमोग्राफी को आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको ये सब आ जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे खुद के सेल्फ नोट्स थे उसमें जो है मैंने आपको बताया हुआ है। अगर हम ये इंस्टामोजो बुक जो है मेरी जिसमें मैंने मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, इसमें राजस्थान एक्स्ट्रा नोट्स में जाकर के ये राजस्थान पॉलिटी का सेगमेंट है और राजस्थान के पॉलिटी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स वाला देखिए, ये इस तरीके से मेरे पास एक पीडीएफ फाइल थी, ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे नोट्स जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। पढ़ना आपको खुद को है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से खुद को समझना होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ के जाना है, ठीक है, और किस तरह से अपने आप को माइंड को मेंटली जो है तैयार करके जाना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। आप जो है इंस्टामोजो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं पेपर में और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। तो डिस्कस इंडियाज स्टैंड ऑन द इंटरनेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज बहुत एक रुचिकर और इम्पोर्टेंट विषय बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के सामने। तो ये जो है करंट अफेयर से भी डील करता है और ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है दोस्तों, जहाँ पे जो है इंडिया ने अपने खुद के गोल्स जो है डिसाइड करके बताए थे, ठीक है, कि इंडिया जो है रिडक्शन करेगा कितने प्रतिशत से 2005 का 33% से जो है इंडिया जो है एमिशन को रिड्यूस करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे प्रोविजंस थे जो इंडिया द्वारा रखे गए थे, तो इंडिया ने अपना स्टैंड जो था इंटरनेशनल इनिशिएटिव में वो बता दिया था, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए और ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। 2015 में जो है ये संधि हुई थी, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट की, तो आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा पीछे से। और ये इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी हाइप में रहता था ये टॉपिक उस वक्त पे। अभी भी दोस्तों जो रिसेंट में जो COP के इनिशिएटिव होते हैं, ठीक है, अभी रिसेंट में COP इनिशिएटिव हुआ है, COP 26 हुआ है आई थिंक सो, तो उसके बारे में जाकर के पढ़ें। और अभी जो है क्लाइमेट चेंज की क्या सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा क्या कंसेंसस बिल्ट किया जा रहा है और क्या उनकी फ्यूचर प्लानिंग है। किगाली एग्रीमेंट भी पढ़ें, किगाली एग्रीमेंट क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सब कुछ पढ़ना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा आप जो है ना मतलब पढ़ना ज़्यादा ही पड़ता है हमेशा अपने को। अपन चूँकि RS एस्पिरेंट है, हमको अगर पेपर पहले से ही पता हो तो हम सिर्फ वही नहीं पढ़ के चल जाएंगे, लेकिन हमको चूँकि सब कुछ पता नहीं होता है, हमको सब कुछ पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। तो आप कुछ भी ना छोड़ के जाएँ, ठीक है। ये हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर कल को क्वेश्चन आ जाता है कहीं से भी कि UN एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन कोई आ जाता है तो आपको वो पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन की एक साउथ साउथ कोऑपरेशन करके चलती है, तो इंडिया का उसमें क्या रोल है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत कुछ होता है दोस्तों पढ़ने का, आपको पढ़ना है, आपको ढंग से पढ़ना है। और क्योंकि दोस्तों 100+ मार्क्स लाना जो है ईजी टास्क तो नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों 100+ मार्क्स अगर आप लाना चाहते हो तो वो सिर्फ तभी आएंगे, एक बात का ध्यान रखना, जब आप 180 से लेकर के 200+ का
180 प्लस आपको अटेम्प्ट करके आना है और वो सही से अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप है ना कुछ भी तुक्केबाजी में लिख करके आगे 180 प्लस का अच्छे से लिख के आओगे, तब जा करके जो है आपकी चांसेस है कि आपके 100 प्लस मार्क्स बनेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि आपके 100 प्लस मार्क्स बने ताकि आप जो है टॉप 100 की रैंक में जो है अपना स्थान पाएँ, ठीक है। क्योंकि पोस्ट तो दोस्तों और भी बहुत सारी है, 700-800 रैंक पे भी पोस्ट आ रही होंगी, लेकिन मेरा पर्पस जो है इन वीडियोस को बनाने और आपको मोटिवेशनली जो है आगे बढ़ाने का यही है दोस्तों, कि आप जो ये यहाँ से सीख के जा रहे हो उससे आपके अंदर में एक भावना रहनी चाहिए कि आपको 100 प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। यही मैंने पिछली बार भी अपना जब 2018 का मैं मेंस का पेपर लिख रहा था तो मेरा टारगेट था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी टारगेट कम से कम यही होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज एंगल इन द इंडो चाइना रिलेशंस इन साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए दोस्तों, ये करंट में जो है काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक रहता है। क्वाड ग्रुप के बारे में जो है वो क्वाड ग्रुप बनाया है अमेरिका ने, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने मिलकर के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या चल रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आया था क्वेश्चन। और अभी जो रिसेंट में जो करंट अफेयर में चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेनिंग द। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक ये जो थे 5-5 नंबर के थे और 50 वर्ड्स में लिखना था आंसर। अब ये थोड़ा सा 10-10 नंबर के हैं, उसको वर्ड में आंसर लिखना होगा, ठीक है। अब एक्सप्लेनिंग द वेरियस इम्प्लीकेशन ऑफ जस्टिस। अब देखो जस्टिस को हाईलाइट किया हुआ है, जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्सप्लेन करना वेरियस क्या इंप्लीकेशंस है। तो अब जो है जस्टिस वाला टॉपिक जो है दोस्तों आपको प्रीएम्बल वाले चैप्टर में मिलेगा काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है कि डिस्कस हाउ have they been assured through fundamental rights and directive principles of state policy। तो दोस्तों यहाँ पे जो जस्टिस का प्रिंसिपल है उसको कैसे अश्योर्ड किया गया है, फंडामेंटल राइट्स में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं वो भी बताने आपको, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसे कौन कौन से जस्टिस से रिलेटेड जो है आर्टिकल 39A में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी बताना है आपको, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल लक्ष्मीकांत बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लक्ष्मीकांत की बुक में आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन के आंसर। और आप जो है जितना अच्छे से पढ़ाई करके जाओगे, जितना गहराई से कंसेप्चुअली पढ़ के जाओगे, आपको वहाँ पे आंसर लिखने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने किसी भी ढंग से टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं किया या टेस्ट सीरीज ढंग से नहीं लगाई, तो ये बात ध्यान रखना, वहाँ पे जाकर के अपने आप आंसर लिखने में नहीं आएंगे, वहाँ पे बहुत तकलीफ होती है, चीज़ें याद नहीं आती है। जब आप अपने आप को कई सारे 20, 25, 50 टेस्ट लगा करके जाओगे, 50, 60, 70, 80 जितने टेस्ट लगा सकते हो लगा के जाओगे, तब जाकर के आपकी लेखन शैली अच्छी होगी। लिखना जो है बिल्कुल आप तब टू द पॉइंट लिख के आओगे और आपके मार्क्स भी पेपर में काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये है कि दोस्तों, इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम डिस्कस द स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए दोस्तों, ये जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से जो ये क्वेश्चन आया है, डिस्कस द स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर सुप्रीमेसी। तो ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कई बार आपने देखा होगा खींचा तनी चलती रहती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो है मेनली लेजिस्लेटिव विंग होती है, तो लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट में जो है कौन अपने आप को सुप्रीम होने की जो है कोशिश करता रहता है। तो इसके ऊपर जो है लक्ष्मीकांत के अंदर काफ़ी डिटेल में दिया गया है, ठीक है। केशवानंद भारती केस हो या बहुत कुछ हुआ है, पहले पास्ट में भी हुआ है और करंट में भी जो है कंट्रोवर्सी चलती रहती है। जैसे एनजेएसी का बिल आया था, ठीक है। एनजेएसी एनजेएसी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने वाली थी पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको कैंसिल कर दिया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अकॉर्डिंग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब वायोलेशन था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन था। तो आपको समझना होगा कि ये किस तरीके से चल रही है। अब आपको इसको 100 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो काफ़ी समझदारी से लिखने पड़ते हैं इस तरीके के आंसर। अब पता तो हमको बहुत कुछ चीज़ें होती है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है पेपर में, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जिस तरह से पढ़ाते हैं दोस्तों, वो ठीक है, ऊपर ऊपर से तो बता देंगे आपको, लेकिन रियलिटी बहुत अलग होती है। एक जो एस्पिरेंट होता है उसी को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इस
इसमें अब मैं दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा जो अब तक था ऑलरेडी काफ़ी सारे जितने भी टॉपिक्स थे शुरुआत के, उनके ऊपर जो है वीडियोस आ चुकी है, आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हो। और जितने भी सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2013, 16, 18 का एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। अब तक के जितने भी पेपर 1 और पेपर 2 है उसका, अब पेपर 3 पे हम चल रहे हैं आगे। तो अभी पेपर 3 में डिस्कशन में आप देखो 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एनालाइज द फिनोमिना ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी इफेक्टिव स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इन राजस्थान। तो एनालाइज करना क्या फिनोमिना है जो ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी इफेक्टिव स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। मतलब देखो राजस्थान में सीधी बात बोलना चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं। तो इसका क्या है, एनालाइज करके बताना है आपको जो ये जो फिनोमिना है उसको। तो इसका जो है आंसर जो है दोस्तों काफ़ी डीप में जो है आपको गहराई में जाना पड़ेगा। इसका आंसर जो है या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लो, या फिर दोस्तों मैंने जैसा कि आपको अभी डॉक्यूमेंट बताए थे राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड, उसमें जो है उसको पढ़ने के बाद में जो है आपको हल्का हल्का आइडिया लगने लगेगा कि किस तरह से यहाँ पे एब्सेंस की बात की गई है। ठीक है, तो आप जो है तब जाकर के इस फिनोमिना को जो है आइडिया वाइज लिख पाओगे, मतलब कॉमन सेंस के बेसिस पे लिख पाओगे। ऐसा कोई आपको किसी किताब में जो है सीधा सीधा आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक्जिट ऑन इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन। दोस्तों ये काफ़ी लाइमलाइट में था, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक था, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक था। और दोस्तों जो रेगुलर पढ़ता रहता है उसको पता होगा इम्पैक्ट के बारे में, ब्रेक्जिट के जो इम्पैक्ट थे। ठीक है, अभी जो है करंट अफेयर में क्या चल रहा है उसके ऊपर नजर रखें, और वही करंट अफेयर से रिलेटेड एक 10 मार्क्स का इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जो है रेडी रहें। ये यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है करंट अफेयर से, लेकिन इसमें जो है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की भी बात कही गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, पढ़ के आपको सब कुछ जाना है। ठीक है, छोड़ के कुछ भी मत जाना, लेकिन जो है दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। कल को दोस्तों सार्क पे भी आ जाएगा तो इंडिया चाइना रिलेशन या इंडिया रशिया रिलेशन भी आ सकता है, इंडिया यूरोपियन यूनियन पे आ गया जैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आ तो यही रहे फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया से, लेकिन दोस्तों आपसे जो है इंडिया का जैसे यूनाइटेड नेशन के साथ में लिंक करके भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो आपको रेडी रहना उसके लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। अब देखिए ये यूनिट 2 पे बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, तो इसको यूनिट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और यहाँ पे भी जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके ऊपर भी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, वो भी आपको उसी इंस्टामोजो की वेबसाइट का जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए 2016 का पेपर 3 का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो पेपर 3 में यूनिट 1 में तो जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो बताना है हमको। तो देखिए दोस्तों पहले तो ये आर्टिकल 31 में दिया हुआ था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का प्रोविजन, फिर उसको जो है वहाँ से कैंसिल आउट कर दिया और इसको जो है एक लीगल राइट बना दिया था। तो ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है, एक तो ये लीगल राइट है और इसको जो है अदर आर्टिकल्स में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ येकातेरिंगबर्ग समिट। अब ये दोस्तों ब्रिक्स समिट से रिलेटेड है। ठीक है, जब आप अपनी पढ़ाई को ढंग से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्रिक्स वाला टॉपिक है ना, तो ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी तो वो इसी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए, ये रशिया में हुआ समिट था, और इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ये मेंबर हैं इसके। ठीक है, 5 मेंबर्स थे। ठीक है, इसमें 5 मेंबर्स ही हैं अभी भी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तभी आप लिख पाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 2 मार्क्स के हिसाब से 15 वर्ड्स में आंसर करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट द 4 ग्राउंड्स ऑन विच अ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इस क्वेश्चन पे बढ़े इससे पहले मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। देखो आप अपनी पढ़ाई तो देखो इस वीडियो को देखने के बाद में जब करोगे तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि पढ़ाई कैसे करें। तो देखिए जब आप ब्रिक्स पढ़ रहे हो ना, तो ब्रिक्स को ढंग से पढ़ो, क्योंकि इसमें कई सारे बैंक भी हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक करके बनाया गया ब्रिक्स में। ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको। नेम जो है इंडिया के द्वारा जो भी था, जो मूवमेंट जो चलाया गया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें 4-5 नेशंस के जो है मेंबर्स थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट था, तो ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन दोस्तों जो G20 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर साल इसका समिट होता ही रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप है ये। ठीक है, G20 20 इमर्जिंग नेशंस का ग्रुप है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सार्क हो गया,
सार्क जो है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया का रोल यूनाइटेड नेशन में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा मैं। नेम जो है पुरानी बॉडी होगी तो शायद ही जो है RS के एग्जाम में पूछना चाहे, या G77 जो है आपसे, ये सब पुरानी बॉडी होगी है, इसलिए कम चांसेस है इनसे पूछने की। अभी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इंडिया और USA के रिलेशन। तो क्वेश्चन इंडिया USA, इंडिया यूरोपियन यूनियन या इंडिया रशिया के रिलेशन से रिलेटेड आ जाए। चाइना से थोड़ी सी ठनी रहती है इंडिया की, तो इस वजह से जो है क्वेश्चन आने की चांसेस कमी है, ठीक है। बाकी इंडिया की जो है लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, और जो साउथ ईस्ट एशिया में जो पॉलिसी चल रही है वो सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। या फिर जो करंट में न्यूज़ में चल रहा हो वो अच्छे से पता होना चाहिए आपको। जियोपॉलिटिकल जो भी है, अफगानिस्तान को लेकर के सिचुएशन चल रही है साउथ एशिया में, वो सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, जो अरब नेशंस के साथ है, इम्पैक्ट्स क्या हैं, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब करंट अफेयर के मैगजीन्स में, जैसे विजन IAS की मैगजीन में अच्छा मिल जाता है, क्योंकि उसका जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन है, अगर आप उसको रेगुलर पढ़ते रहते हो तो ये सब टॉपिक्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट में भी दोस्तों प्रोवाइड किया हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट लोगे तो ये सब चीज़ें आ जाने वाली है उसमें, ठीक है। अब देखो 2016 के पेपर में अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एन्यूमरेट द 4 ग्राउंड्स ऑन विच अ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, ये UPSC के ऊपर ये जो क्वेश्चन आया है ना, अब देखो ये कहाँ से आया है, तो ये देखिए UPSC पे पूरा सेक्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो रिमूवल का प्रोविज़न है उससे क्वेश्चन आया है, और सिर्फ 2 मार्क्स का आया है, तो उतना ही आपको लिखना है जितना पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे 4 ग्राउंड्स पूछे गए हैं, तो 4 ग्राउंड्स पता होने चाहिए जिनके बेसिस पे UPSC के मेंबर को हटाया जा सकता है, ठीक है। बस इतना सा है, ये सीधे लक्ष्मीकांत की बुक का क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आपको ये बाकियों का भी पता होना चाहिए। अब जैसे UPSC के मेंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीति आयोग पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नीति आयोग चूंकि लेटेस्ट बॉडी है दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इस पर क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है चांसेस है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये मुझे लगता है दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है ये RS, ठीक है। ये RPSC की बॉडी कहीं से भी क्वेश्चन आपसे RS के एग्जाम में पूछ सकती है। तो ध्यान रखें आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को इस बारी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। छोड़ के तो देखिए आप कुछ भी मत जाइए, देखिए छोड़ के अगर आप जाएंगे तो हो सकता है नुकसान आपका एट द एंड फिर पेपर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कुछ छोड़ के जाएँ। अभी 2016 के पेपर में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन राजस्थान। तो देखिए ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया उसमें भी मिल जाएगा। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, अगर आपको जयपुर की कोचिंग से है उनके नोट्स मिलेंगे, वहाँ से मिल सकता है। मैंने भल्ला की बुक बताई, उसमें मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट होता है राजस्थान में, ये आपको जो है बताना होगा, ठीक है। 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से बताना होगा। G20 है, उसका मैंने बताया रिलीवेंस है। अभी देखिए राजस्थान का जो क्वेश्चन आया ना, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, तो आप यहाँ पे देखिए कास्ट, रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, लैंग्वेज, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये राजस्थान में भी है और इंडिया की पॉलिटिक्स में भी है, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजस्थान में किस तरह से जो है कास्ट का रोल है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो G20 नेशंस की बात हो रही है, तो G20 नेशंस पे ये जो है डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको बस लिख के आना है 2 नंबर का, ठीक है। कब बनाएगी, कहाँ पे है और कब से इसका समिट शुरू हुआ, थोड़ा पता होना चाहिए। G20 नेशंस किन मेंबर्स का ग्रुप है, कौन कौन से इसके मेंबर हैं, ये थोड़ा बता दोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्कस द मेजर फंक्शन ऑफ नीति आयोग। अब देखो मेजर फंक्शन डायरेक्टली पूछ लिया, देखिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शन, उनका गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कभी भी जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो, ठीक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, नीति आयोग से रिलेटेड आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नीति आयोग से रिलेटेड आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो अगर नीति आयोग का पढ़ के जाओगे। नीति आयोग का काम मिलेगा, ये भी लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएगा चैप्टर आपको। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ये सब बिल्कुल क्लियर लक्ष्मीकांत की बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इनके आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे, 5 नंबर पूरे के पूरे आते हैं अगर आप ढंग से लिख के आते हो तो। व्हाट आर द चैलेंजेस कॉन्फ्रंटिंग द सार्क एट
प्रेजेंट, ठीक है। तो सार्क की जो बॉडी है उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है, 5 नंबर का है। देखिए आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की टसल चलती रहती है, तो इंडिया पाकिस्तान की जो इश्यूज चल रहे हैं उसका जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है सार्क की बॉडी पे। तो सार्क की विंग उतना अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो इंडिया की अप्रोच जो है बिम्स्टेक की साइड ज़्यादा चल गई है, ठीक है। बिम्स्टेक करके एक और ऑर्गेनाइजेशन है, आप थोड़ा सा उसको पढ़िएगा, ठीक है। बिम्स्टेक है या ECA पता नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा अभी मेरे को। तो ये बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाइए। ये भी एक इंटरनेशनल अपनी साउथ एशियन रीजन की जो है बॉडी है और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है साल दर साल। तो इंडिया की जो अप्रोच है वो चेंज होती गई है धीरे धीरे जब से पाकिस्तान से रिलेशन ख़राब हुए हैं। तो डिस्कस इंडियाज़ रेस्पॉन्स टू चाइनाज एक्टिविटीज़ इन द साउथ चाइना सी, ठीक है। तो हमको ये डिस्कस करना है इंडिया का क्या रेस्पॉन्स है चाइना की एक्टिविटीज़ को लेकर के इन द साउथ चाइना सी। तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक था। तो चाइना ने काफ़ी सारे आइलैंड्स के ऊपर कब्जा कर रखा था, ठीक है, तो साउथ चाइना सी में। और 9 डैश लाइन क्या होती है वो सब कंसेप्ट पता होने चाहिए, ये तभी पता चलेंगे दोस्तों। मैं तो यहाँ पे बता दूंगा आपको थोड़ा बहुत, लेकिन दोस्तों अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये नहीं है। पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारा ये है कि किस तरह से हमको करंट अफेयर में पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आरपीएससी किस तरह से पूछती है। तो आरपीएससी कोई बहुत ज़्यादा गहराई में भी नहीं जा रही है, लेकिन लाइट एक मीडियम टाइप के क्वेश्चन से ही है जिनके आंसर आप अगर रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की मैगजीन्स को पढ़ते हो, जिसमें मेरे हिसाब से जिसने विजन IISc या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नेशनल लेवल की करंट अफेयर को पढ़ा होगा उसके लिए आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट आउट द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ पुंछी कमीशन, ये बिल्कुल मेजर रिकमेंडेशन जो है उसमें आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर, अब देखिए दोस्तों मेजर का मतलब है मेजर, माइनर नहीं होगा, ठीक है। आपको जो जो मेजर रिकमेंडेशन लगी है पुंछी कमीशन की, इस जैसे पुंछी कमीशन पे क्वेश्चन आया, पुंछी कमीशन के अलावा ये जो है दोस्तों सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बनी हुई बॉडीज थी, ठीक है। मतलब कमीशन बनाई गई थी। एक और थी, एक और मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, उसी चैप्टर में सेंटर स्टेट रिलेशन नाम से जो टॉपिक है ना, ये मिलेगा आपको यहाँ पे। ये मैंने अभी बताया था, सेंटर स्टेट रिलेशन वाले चैप्टर में आपको जो है काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा, जहाँ पे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ बनाई गई थी, ठीक है। उनसे क्वेश्चन आए थे और आते ही हैं, मतलब आपको पता होने चाहिए। अब देखिए व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर ही, और वो भी 10 मार्क्स का। ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो आपको मेजर फीचर जो थे ये बताने थे इसमें, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट सोच लो कि 10 पॉइंट लिख करके आने हैं आपको, ठीक है। 10 पॉइंट से लिख करके आओगे तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको पेपर में, ठीक है। इस तरीके से और कुछ भी जो है फेक करके मत आना, देखिए वो सही इंप्रेशन नहीं होता है, स्टूडेंट का पता चल जाता है कि भाई अगर कुछ भी आप जो है रिकॉर्ड्स गलत लिख करके आ गया तो फिर जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको भुगतना भी पड़ सकता है। उसका जो है ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है फेक बात लिखने से जो है एग्जामिनर के माइंड में जो है गलत इमेज बन जाती है कि ये तो स्टूडेंट जो है बहुत गलत कुछ भी लिख रहा है, ठीक है, सिर्फ कॉपी भरने के लिए। तो ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये आपका RS का RPSC का एक बड़े लेवल का एग्जाम है, तो हल्के में ना ले, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से करंट अफेयर में मिल जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1997 रिगार्डिंग जेंडर जस्टिस, ठीक है। जेंडर जस्टिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए इससे साफ पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है ना पेपर में आप सडनली तो चमक जाएगी आपकी आंखें, लेकिन जो है ना अगर आप पहले से तैयार होकर के जाते हो ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट के जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उसकी लिस्ट बनाओ और उनको पढ़ लो। कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कौन सा जजमेंट किससे रिलेटेड था। अब जेंडर जस्टिस से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए जेंडर जस्टिस का जो 1997 का जजमेंट था इसमें क्या बताया गया था, ठीक है। केशवानंद भारती केस क्या था उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे जजमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी बड़ा दे दिया इन्होंने 10 मार्क्स का। इस तरीके के क्वेश्चन आमतौर पर जो है दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, सफिशिएंट रहता है। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़े में दे दिया 10 नंबर में, ठीक है। डिस्कस द फिनोमिना ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ 2 पार्टी सिस्टम इन द पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम
काइंड ऑफ फिनोमिना बना हुआ है। इसी तरीका का 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ भी यही क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया था कि भाई यहाँ पे इफेक्टिव स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसकी एब्सेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का वही 2 पार्टी सिस्टम पे जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझें, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा कि राजस्थान में जो है सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बनती है, ठीक है। इसके भी रीजंस और इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं दोस्तों, उसमें आपको कुछ कुछ बातें हैं जो यहाँ से रिलेटेड मिल जाएगी। कुछ आपको भल्ला की बुक में भी मिलेगी, कुछ आपको जो है आप करंट अफेयर के मैगजीन्स को पढ़ते रहोगे अगर मोमल की, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और हो सके तो दोस्तों आप दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को भी थोड़ा सा खंगालो, और कहीं ना कहीं आपको कोई PDF डॉक्यूमेंट मिल जाए तो उसका भी यूज़ करो, ठीक है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन द 255th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लॉ कमीशन से क्वेश्चन आया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो जो भी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन द 255th रिपोर्ट, तो दोस्तों आपको ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट के लिए अगर उसको नहीं पता है, और वो भी स्पेशली 255वीं रिपोर्ट के बारे में, तो दिक्कत हो जाती है। ये कोई करंट अफेयर से रिलेटेड ही टॉपिक होगा दोस्तों, क्योंकि हर साल जो है लॉ कमीशन अपनी एक रिपोर्ट को लॉन्च करती है। तो आपको जो है उस रिपोर्ट के बारे में भी अब इसका मतलब अगली बार के लिए जो है तैयार रह करके जाना पड़ेगा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट को छोड़ नहीं सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम देखें तो दोस्तों, अब देखिए यूनिट 2 आ गई है दोस्तों, इसमें भी यूनिट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तो यूनिट 1 पे ही फोकस करते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए ये 2016 का ही रिपीटेड जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था दोस्तों, वहाँ पे ये कुछ पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो उनको लेते हैं अब हम, और ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एन्यूमरेट द प्रोविजंस concerning the protection of environment as mentioned in the directive principle of state policy in the Indian Constitution, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को लेकर के क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है। ये डायरेक्टिव DPSP जो बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, ये सब आपको जो है DPSP वाला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसमें मिल जाएगा। वहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं या फिर प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। एनिमल राइट्स के बारे में जो भी हैं, गांधी जी का क्या सोचना था, गांधी जी के व्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड कुछ मिल जाएगा आपको। वाइल्ड लाइफ के लिए भी कुछ आर्टिकल्स जो है डाले गए थे, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। वो सब अच्छे से पढ़ना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें भी तब जाके अच्छी होएगी जब आप पढ़ तो सब कुछ लोगे, लेकिन उसके बाद अच्छे से रिवीजन, और रिवीजन के बाद में भी जब आप लगातार टेस्ट पेपर दोगे, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हल्के में मत लेना, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियो पॉलिटिक्स? तो जियो पॉलिटिक्स की बात हो रही है, अब आप क्या समझते हो जियो पॉलिटिक्स से? तो देखिए जियो पॉलिटिक्स के ऊपर जो है डायरेक्टली यहाँ पे एक टॉपिक भी दिया हुआ है, जियो पॉलिटिकल, ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स जो है क्या होती है, उससे क्या समझते हो? तो जो भी आसपास की जो कंट्रीज़ हैं या फिर डिफरेंट नेशंस के साथ में, या किसी पर्टिकुलर रीजन जैसे साउथ चाइना सी हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया, तो ये जियो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। तो उसको जो है आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा डेफिनेशन वे में। तो यहाँ पे तो ये डेफिनेशन की फॉर्म में चाह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियो पॉलिटिक्स। तो ये किसी जो है इंटरनेशनल रिलेशन की जो बुक है, उसमें आपको इसका जो है आंसर अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो जो है आप विजन IAS का जो है एक इंटरनेशनल रिलेशन का डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता होता है तो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी आप आंसर को लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अपने निजी हित के लिए कंट्री जो है अपने अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती है, उसी को जियो पॉलिटिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स जहाँ पे भी आ रही है दोस्तों, वहाँ पे खुद के निजी हितों की बात होती है, ठीक है। अब जियो पॉलिटिक्स बोल रहा है तो फिर वो ये जियोग्राफी को लेकर के हो गया ना पॉलिटिक्स करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक बेसिस ऑफ स्वतंत्रता पार्टी इन राजस्थान। तो देखिए ये सोशियो इकोनॉमिक जो बेसिस थे क्या थे, स्वतंत्रता पार्टी बनी हुई थी राजस्थान में, उसकी क्या थे। तो ये जो है दोस्तों, जब राजस्थान के जो पॉलिटिक्स है उसको पढ़ोगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है कई बार, देखो ये डिपेंड करता है, किसी कोचिंग के नोट्स में कवर होता है, किसी के में नहीं भी कवर हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि पेपर में आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे।
ये जो है आप तभी अच्छे से करके आ पाओगे जब आपने थोड़ा सा ढंग से ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई किया है। तो हम जो है, हमारी कोशिश ये रहती है दोस्तों, हम कम से कम पढ़ के स्मार्ट वे में पढ़ के जो है अपनी एग्जाम की तैयारी करके जाएं। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको क्या देनी है, आपको प्रायोरिटी वो देनी है जहाँ से पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जब आप पूरे सिलेबस को देखते हो ना, तो पहले प्रायोरिटी ये देनी चाहिए कि कहाँ से पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ सार्क है, तो इसको जैसे आप हाईलाइट कर लो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या यूनाइटेड नेशन में इंडिया का रोल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, यूएसए वाला है तो उसमें उसका इंडिया से रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब या फिर यूरोपियन यूनियन पे भी आया है, G20 पे भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, ब्रिक्स और G20 पे आया है। जब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है वो तो कम से कम एरिया अच्छे से पढ़ के जाना है। अब G77 इतना पुरानी बॉडी हो गई है, नेम पुरानी बॉडी हो गई कि कम चांसेस है इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की। पूछ सकते हैं बट कम चांसेस है। तो जब जाओ तो इन पे जाकर ज़्यादा फोकस करके जाना, जो येलो पार्ट में लिखे हुए हैं टॉपिक। ठीक है, हर किसी पे मत फोकस करके जाना। जियो पॉलिटिक्स को जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और चाइना को लेकर के इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो आपको समझना पड़ेगा, और ये करंट अफेयर में अच्छे से दी हुई होती है। ठीक है, थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जैसे स्वतंत्रता पार्टी पे आया ना, तो ये थोड़ा सा राजस्थान की पॉलिटिक्स पे है, तो पार्टी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, अब आपको 2 पार्टी सिस्टम समझ आ गया राजस्थान में, तो वो समझ आ रहा होगा। तो पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल डेमोग्राफी पे क्वेश्चन आया है। डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन राजस्थान, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पंचायती राज और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट पे फिलहाल अभी तक तो कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो है आ सकता है। लेकिन इन दो पे ज़्यादा फोकस करके जाएं आप, जब अपनी पढ़ाई करें तो ढंग से करें इन दोनों टॉपिक पे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। नेम द पर्सन ऑफ राजस्थान हु वर अवार्डेड पद्मश्री 2016 एंड ऑल्सो मेंशन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। देखो, जब पद्मश्री अवार्ड के ऊपर 2016 में क्वेश्चन आया था, तो दोस्तों हो सकता है 2021 में भी, अभी इसी साल जो है राजस्थान से कईयों को पद्मश्री अवार्ड मिला होगा। ठीक है, और उन्होंने जिस फील्ड में किया है, तो वो क्वेश्चन आप तैयार करके रखें। सिर्फ पद्मश्री नहीं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण सब कुछ आपको रेडी रखना है सब। ठीक है, तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, इस पेपर को देख करके आपको यही समझ में आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो पर्सन इन न्यूज़ जो होता है, ये पर्सन एंड प्लेसेस ऑफ राजस्थान, तो पर्सन वही होंगे जो कि जिनको अवार्ड मिले हैं, जिनको कुछ ना कुछ सफलता अर्जित की है, जिन्होंने राजस्थान की तरफ से राजस्थान का नाम किया है। ठीक है, गेम्स हुए, स्पोर्ट्स हुए, इनको भी पढ़ के जाना, हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है इस साल जो है राजस्थान से जो है कईयों ने जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है कुछ ना कुछ ख्यातियाँ प्राप्त की हो। तो ये राजस्थान के पर्सपेक्टिव से तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। व्हाट इज द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, 9th कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, मतलब ये पंचायती राज नहीं, ये तो 9 मतलब ये 9th जो है स्केड्यूल की बात की गई है। ठीक है, 9th शेड्यूल की बात की गई है, तो ये आपको जो है पॉलिटी की बुक में जो है वैसे तो डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है जितने भी स्केड्यूल है, ठीक है, वो पूछे जा सकते हैं आपसे। कल को 10th शेड्यूल के बारे में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये 9th शेड्यूल जो है राजीव गांधी के टाइम पे, मेरे को जितना ध्यान है दोस्तों, राजीव गांधी के टाइम में जो है अमेंडमेंट आया था, उसके बाद में 9th शेड्यूल लाया गया था। इसमें होता वही है, एंटी पार्टी वो कुछ सिस्टम होता है, मतलब एक पार्टी एंटी डिसइंफेक्शन कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप उसको जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। ठीक है, ये सब हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी भी काफ़ी क्वेश्चन पूछना पसंद करती है इस तरीके से। अभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, 50 वर्ड्स के हैं। अब देखो इसमें क्या है क्वेश्चन, थोड़ा हम जल्दी करते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान। देखिए, आ गया राजस्थान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन, तो ये पंचायती राज वाला सेक्शन जो है अच्छे से पढ़ के जाए। और मेनली क्या है, जो स्टेट्स होती है ना, उसमें पंचायती राज की बड़ी इंपॉर्टेंट और भूमिका होती है। और कल को आप RAS अफसर बनोगे तो उसके बाद आपकी भी जो है इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ने वाली है। और पंचायती राज, एग्रीकल्चर, ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं दोस्तों जहाँ पे जो है मनरेगा हो गया, ये जो है इन पे आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में हो गई वही आपसे लिखित परीक्षा में भी एक तरीके से पूछी जा रही है, और यही जाना जा रहा है कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि कल को जो चैलेंजेस आएंगे वो तो बहुत बड़े होंगे दोस्तों आपके सामने, लेकिन अभी ये एग्ज़ाम एक
उसका जो है एक लेश मात्रा मतलब 5% है, 5 से 10% मांग सकते हो आप, जितना आप RS अफसर बनने के बाद में आपको करना होगा, ठीक है। अब देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल जस्टिस एज मैंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटिकल जस्टिस से आप क्या समझते हो? तो ये जो है दोस्तों, ये प्रीएम्बल में जो है आपको, जब आप प्रीएम्बल वाला चैप्टर पढ़ोगे लक्ष्मीकांत का, वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ले देकर के बात यही दिख रही है दोस्तों, इस पेपर की खास बात यही है कि आपको यहाँ पे देखी दिखाई चीज़ें मिलती हैं। RS के पेपर में अगर आप जो कुछ सिलेबस में डिफाइंड दिया हुआ है वो सब अच्छे से पढ़ के जाते हो, तो आप काफ़ी अच्छे से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छी बात होती है, और यहाँ पे अच्छे से आप जो है 100 से ज़्यादा मार्क्स ला भी सकते हो। इसलिए मेरा खुद का भी मानना है कि आपको तैयारी डट के करनी चाहिए और अच्छे से जो है प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, रिवीजन अच्छा करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, और मेरी जितनी वीडियोज़ हैं उनको देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो उनको जा करके एक बार देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज़ द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एज इनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर साल के पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो दिया ही होता है, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, पिछली बार के पेपर में जो 2016 का ये दूसरा पेपर था, उसमें 1997 में जो जेंडर जस्टिस से रिलेटेड था वो क्वेश्चन आया था। अब तो इसमें जो है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो सुप्रीम कोर्ट को पकड़ के बैठे हुआ है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। अब 5 नंबर का है चाहे 10 नंबर का है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन कौन से हैं और उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन तभी टैकल कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर फीचर ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन पोस्ट कोल्ड वार एरा, ठीक है। डिस्कस करना है मेजर फीचर्स। मैं एक बार इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है ना, मुझे यही लग रहा है कि काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, जो भी जजमेंट रहे हैं उनको लेकर के, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुआ है, और ये जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जुडिशियल रिव्यू किया है और वहाँ पे कई इंपॉर्टेंट जजमेंट हमको देखने को मिले हैं, तो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा, अगर इस पूरे सेक्शन में इंपॉर्टेंट देखो तो पार्लियामेंट्री सिस्टम मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट लगता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, और पार्लियामेंट, ये 3 चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी वापस से चलते हैं हम पेपर के ऊपर ही, और बाकी बचे क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी यहाँ पे मेजर फीचर्स पूछे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इन द पोस्ट कोल्ड वार एरा। अब आपको पता होगा कि अमेरिका और रशिया के बीच में जो है, USSR के बीच में गए तो ज़्यादा बेटर होगा, एक कोल्ड वार एरा चल रहा था। कोल्ड वार एरा जो है 1990 तक रहा था, फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो गया था USSR का, उसके बाद रशिया और काफ़ी सारे बड़े बड़े नेशंस बने थे, ठीक है। तो आपको जो है उसके बाद में क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आया, तो जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका जो है सबसे बड़ी सुप्रीम पावर बन के आया पूरे वर्ल्ड के सामने, और अमेरिका की सुप्रीमेसी काफ़ी रही, तो वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा डिटेल में मेजर फीचर से लिखने होंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन है कि एन्यूमरेट करो द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड इन फेवर ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस और लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे एन्यूमरेट करने हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं आपको जो कि एडवांस्ड होने चाहिए, एडवांस्ड आर्ग्यूमेंट देने हैं इन फेवर ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बार बार कह रहे थे कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन टाइप से, मतलब वो कह रहे थे 1 इलेक्शन ही हो जाना चाहिए, जिससे क्या है कि पूरी इलेक्शन का सिस्टम जो है आसान हो जाए। तो इसके ऊपर सहमति तो नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे आपसे जो है ना, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, और आपसे जो है कुछ आर्ग्यूमेंट मांगे हैं कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, इसके पक्ष में दिए गए तर्कों का उल्लेख कीजिए। तो पक्ष में आपको तर्क देने हैं, मतलब पक्ष में ही देने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब तक तो 5 नंबर के क्वेश्चन थे, अब 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो ये 2016 के पेपर के क्वेश्चन हैं, और इसमें जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्कस द वेरियस सेफगार्ड सजेस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द बोमई केस जजमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ आर्टिकल 356। अब देखिए दोस्तों, ये बोमई केस आ गया, मैंने कहा आपको ये सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूँकि बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट
जजमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गया। टॉपिक्स तो और भी बहुत सारे निकल के आएंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब समझ जाइए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भाई हाईलाइट द मेजर फीचर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन द सिंगापुर एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, ये राजस्थान के करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप मूमल की मैगजीन को रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर को दे पाएंगे, ठीक है। आगे भी दोस्तों किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करंट अफेयर हो सकता है, और कोई चीज़ें जो है आपको मेंशन होंगी दोस्तों राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। सुजस लोग कहते हैं कि सुजस की मैगजीन पढ़ लो, सुजस की मैगजीन से कुछ नहीं होता है, मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ। सुजस एक तो वो जो है हिंदी में ही आती है, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के तो काम आएगी नहीं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आप जो है राजस्थान गवर्नमेंट की जो डिफरेंट वेबसाइट है उनका भी थोड़ा सा विजिट करते रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है गवर्नमेंट बेस्ड जो है डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये उस साल के करंट अफेयर का होगा, इस वजह से हम इसका आंसर तो नहीं बता सकते थोड़ा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए इस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट की डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ में जो है अदर नेशन की गवर्नमेंट के साथ में क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, किसी और जो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जाइका नाम से, ठीक है, उसके साथ में राजस्थान गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम चल रहे हैं वो पता होने चाहिए आपको, ठीक है। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, एनालाइज द सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो क्या सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार। तो देखिए कोल्ड वार को पकड़ के बैठा हुआ है ये, और आपको समझ में आना चाहिए कि कोल्ड वार जो है एक इम्पोर्टेंट पीरियड था। तो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड कोल्ड वार पे हर बारी क्वेश्चन एक देखने को मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये हाईलाइट कर देना चाहिए। इन्होंने यूएसए के हेगेमनी पे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्वेश्चन पूछने के तरीके हो सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट अभी 2021 के पेपर में आ सकता है। पेपर में क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हम तो यही देखेंगे ना अभी तक कहाँ से ज़्यादा प्रायोरिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक बार ही क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन पे भी आया, तो आप इसको भी थोड़ा हाईलाइटेड रखें क्योंकि ये ब्रेक्जिट से रिलेटेड आया था। और देखिए इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ में अभी तक जो है दोस्तों कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना नहीं है, तो उसके ऊपर भी बहुत बातें चलती रहती है। BICA करके वो एग्रीमेंट है, BICA या BECA आप देख लीजिएगा। तो यूरोपियन यूनियन के साथ में जो है एक एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है, वो अभी तक तो फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी 2016 के पेपर में और क्या क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। डिस्कस द इंक्रीजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस। तो क्या इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सोसाइटीज़ का गवर्नेंस में, ठीक है, तो ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए आपको कुछ पता हो नहीं पता हो, लेकिन कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए। सिविल सोसाइटीज़ का कभी भी गवर्नेंस में क्या रोल होता है, तो कभी कभी पीर प्रेशर क्रिएट करने में भी होता है सिविल सोसाइटीज़ का, उन तक सही नॉलेज पहुँचाने का भी रोल होता है। इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट की जो कमिटीज़ होती हैं उसमें भी सिविल सोसाइटीज़ को जो है जगह दी जाती है, कभी कभी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो है गवर्नमेंट को जो है अच्छी सजेशन देती है, एडवाइस देती है। तो कई तरीके के रोल होते हैं सिविल सोसाइटीज़ के। सिविल सोसाइटी नाम से जो है चैप्टर मिल जाएगा आपको लक्ष्मीकांत में, अगर तो आप उसको जा कर के देखो। सिविल सोसाइटी में देखो NGOs भी होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए और इनका भी काफ़ी रोल रहता है। जैसे जो कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, गरीबी के निवारण से हो सकता है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो सिविल सोसाइटी कई क्षेत्रों में वर्क करते रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस 2016 के पेपर के अभी क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अभी 2013 के पेपर में आते हैं हम, और यहाँ पे जो है एक एक क्वेश्चन को यूनिट 1 के जो देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो, नेम द कैंपेन इनिशिएटेड
और प्रमोटिंग एफिशिएंट वाटर यूज इन द कंट्री एंड डिस्कस इट्स फीचर। देखो कैंपेन चलाया गया था, अब ये 2013 की बात है दोस्तों, आज से 7 साल पुराने पेपर की वैसे तो वैलिडिटी उतनी रहती नहीं है, लेकिन हम चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो हम छोड़ के तो कुछ नहीं जा सकते, और हमको आरपीएससी का नेचर समझना है कि ये पेपर में आखिर क्वेश्चन किस तरीके के पूछना चाहती है, तो हमको ये क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक है, नेम द कैंपेन, ठीक है, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का टॉपिक था। ठीक है, नेशन वाइड कुछ चल रहा होगा मूवमेंट। ठीक है, व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ राजस्थान टूरिज्म, तो उस टाइम पे राजस्थान के टूरिज्म का कोई लोगो वोगो लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए आपको। तो उस वक्त पे इस तरीके का क्वेश्चन था। आज राजस्थान की गवर्नमेंट कुछ और लॉन्च कर रही हो, राजस्थान की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्कीम्स चलाई जा रही है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेम एनी 3 यूनियंस सेट अप फॉर रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो ऐसी 3 यूनियंस के बारे में बताना था जो कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन से ग्लोबल लेवल पे डील करती है। तो यहाँ पे देखिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ऐसा कुछ दे रखा हो तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नाम से चैप्टर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती रहती हैं। क्योंकि दोस्तों ये 2013 का पेपर हो गया तो इसका रिलेवेंस थोड़ा कम है, 2018 का सबसे ज़्यादा होगा, 2016 का, फिर उसके बाद में 2013 की बात आएगी। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह से पता होना चाहिए। अब एनालाइज द डेंजर ऑफ टेररिज्म इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये है क्वेश्चन, तो टेररिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये यहाँ पे आपको टेररिज्म वाला टॉपिक पता ही है। ठीक है, तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रिक्स कंट्रीज, तो ब्रिक्स कंट्रीज थी, ब्रिक्स नेशन के ग्रुप था, तो ये आपको बताना था, उस वक्त पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आप बता सकते थे इसमें कौन कौन मेंबर है और इनका कोई गोल वोल होगा, उसको बताना होगा, गोल एम्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये बताना होता है, बस यही अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब देखिए 2013 के पेपर में आगे चलते हैं। 2 नंबर का और क्वेश्चन है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे क्वेश्चन आया है। व्हाट डू यू डिफाइन, हाउ डू यू डिफाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो आपको जो है ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है समझ आना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है। और ये देखिए दोस्तों, सेंसस जो होता है ना, राजस्थान का सेंसस आप अच्छे से पढ़ते होंगे तो आपको राजस्थान की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये भी पता होनी चाहिए, इंडिया लेवल की भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब पहले मिक्स आता था दोस्तों, पहले सिलेबस अलग था 2013 में, 2016 से जो है सिलेबस में चेंज आया है, इस वजह से हमको क्वेश्चन जो है थोड़े से अलग से लग रहे हैं, जो कि ये पॉलिटी से लिंक होते हुए नहीं दिख रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन अभी हमको देख लेना चाहिए एक बारी पेपर को। नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी से जैसे IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, वो थोड़ा डील करती है, तो आपको थोड़ा ऐसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखने थे। ठीक है, इसके अलावा और भी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है एनालाइज द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर रीसेंट ग्लोबल रिसेशन। तो देखिए उस वक्त पे जो है 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आया था, ठीक है, या जो भी था, मतलब 2013 के टाइम का पेपर है, तो उस वक्त पे कुछ ना कुछ सिचुएशन चल रही होगी, तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, 5 नंबर का था, तो उस वक्त के हिसाब से ही आंसर लिखा जाता। अब आज की जो है सिचुएशन क्या चल रही है, हमको कोविड की चल रही है, तो कोविड के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2015 रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो देखिए दोस्तों 2015 में ये जो है ये इंडिया अफ्रीका का फोरम समिट होने वाला था, तो आप ये करंट अफेयर का टॉपिक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो इसके बारे में पढ़ के जरूर जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ डिवेल्यूशन ऑफ चाइनीज करेंसी ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये चाइनीज करेंसी का डिवेल्यूशन को लेकर के था, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अवमूल्यन होगा, तो चाइना चाह रहा है कि उनका एक्सपोर्ट बढ़े, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कंट्रियां ऐसा करती है, डिवेल्यूएशन करता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों चाइना में आकर के जो है व्यापार ज़्यादा हो सके, इसलिए भी होता है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं डिवेल्यू करने के पीछे। इंडिया भी अपनी करेंसी का डिवेल्यूएशन कर रही है और काफ़ी टाइम से कर रही है, तो इंडिया का की डॉलर से तुलना करोगे तो अब डॉलर जो है 80 रुपये तक पहुंच चुका है। ठीक है, 75-80 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो एक ज़माने में वो जो है 10-20 रुपये के बराबर होता था। ठीक है, तो
धीरे धीरे काफ़ी डिवेल्यू होगी हमारे यहाँ की करेंसी, ठीक है। अब कोऑपरेशन अमंग द इंडिया एंड एशियन कंट्रीज इज़ इम्पॉर्टेंट, एनालाइज करो, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आसियान पे बेस्ड आए हुए हैं। अब आसियान है, आसियान एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है और ये साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें जो है 10 मेंबर है और उसके साथ में इंडिया ने कोऑपरेशन कर रखा है, ठीक है। तो उसमें जो है हमको पता होना चाहिए कि इंडिया आसियान के कैसे रिलेशन है और इंडिया आसियान के बीच में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, तो वो किस तरीके से क्या है, कैसे वर्क करता है, तो वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल ऑफ FDI एंड FII, ये एक सिंपल, ये इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं दोस्तों, ये पेपर भी इकोनॉमिक्स बेस्ड ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी ये पॉलिटी बेस्ड नहीं लग रहा है दोस्तों ये पेपर। तो मेरे हिसाब से उस वक्त पे जो है बिल्कुल अलग था जो पेपर का आने का तरीका, क्योंकि दोस्तों सिलेबस अलग था 2013 के पेपर में, ठीक है। ये राजस्थान रिसर्जेंट पे प्रोग्राम पे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स ऑफ रिसर्जेंट राजस्थान, ठीक है। तो ये आपको ये सब करंट अफेयर बेस्ड था, ठीक है। इकोनॉमिक क्वेश्चन ज़्यादा थे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, तो ये थोड़ा सा मिक्स पेपर था, ठीक है। आप ये मत समझिए कि ये पेपर जो था यूनिट 1 जो उस वक्त पे 2013 में थी, वो जो है आज से जो है बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है। तो सिलेबस अलग था, अब सिलेबस अलग है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये एक बारी को जरूर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूनिट 1 में था वो यूनिट 2 में था, ये अलग अलग जगह पे थी चीज़ें, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अभी ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हुआ, तो आपको पता होना चाहिए ये टेररिज्म से डील कर रहा है ये टॉपिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे वाई पिपलांथरी विलेज ऑफ राजस्थान वॉज इन न्यूज़, तो ये करंट अफेयर बेस्ड था राजस्थान का। ये क्वेश्चन था नक्सलिज्म पे, ये थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, साइबर क्राइम, और टू वॉट एक्सटेंट हैव द सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन आ गया, जैसे सक्सीडेड इन राजस्थान। तो अभी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप लिख सकें आप वहाँ जाकर के आंसर। उदय स्कीम जो थी लॉन्च की गई थी उस वक्त पे, मोदी जी की सरकार बन गई थी, ये 2013 का जो है दोस्तों, शायद तक पेपर मुझे जहाँ तक ध्यान है ये जो है लीक हो गया था, कुछ इशू हुआ था, तो ये वापस से रिपीट हुआ था पेपर, तो इस वजह से जो है ये उदय स्कीम 2016 की है, 2014-15 की है शायद तक मेरे हिसाब से। तो उदय स्कीम का क्वेश्चन जो है आया हुआ है इस पेपर में, ठीक है। और मिनिस्ट्री वेलफेयर पॉलिसी इन राजस्थान, माइनॉरिटी वेलफेयर पॉलिसी इन राजस्थान, ठीक है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा थे क्वेश्चन, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कमेंट, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोड बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस इज इम्पॉसिबल विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये सब दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन है कि आपको कोई एग्जाम्पल दे करके इसको बात को जो है इस कथन को सत्य करना होगा, प्रूफ देना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, इसका मतलब ये है दोस्तों ये इकोनॉमी वाला सेक्शन ज़्यादा था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो है एक आइडिया लग गया होगा मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। लेकिन आप ये 2013 के पेपर का भी एनालिसिस करें। अब जैसे मेन प्रोग्राम फॉर वुमेन वेलफेयर इन राजस्थान, ठीक है, तो ये करंट अफेयर बेस्ड है, ठीक है। ये बीमारू स्टेट्स जो है, राजस्थान की बीमारू स्टेट्स का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब ये स्टेटमेंट था कि राजस्थान इज नो मोर अ बीमारू स्टेट। बीमारू का मतलब वो है जो पिछड़ी हुई स्टेट्स थी पूरे इंडिया में, उसमें राजस्थान भी आता था, ठीक है। जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान था, ये आई अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो जो जो बीमारू स्टेट्स थी वो पहले थी, ये टर्म जो है राजीव गांधी के टाइम पे दी गई थी। तो इन पिछड़ी हुई स्टेट्स को जो है कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे है पेपर दोस्तों, तो इससे मेरे को समझ यही पड़ रहा है कि आपको जो है अब तक के पेपर से काफ़ी एनालिसिस मिल गया होगा। 2016-2018 के पेपर हो गए, तो 3 पेपर का अच्छा एनालिसिस हो गया, हमको पता चल गया पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 2 का डिस्कशन करूंगा दोस्तों, और आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लें, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं और दोस्तों काफ़ी सारी
इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो आप इसको जाकर के जो है ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे भविष्य में भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम की, इस मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट भी हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे हिसाब से डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और ये आपको जो है आने वाले इस आरएस मेंस एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। और ना सिर्फ मदद करेगा दोस्तों, मेरी कोशिश यही है कि आप कैसे करके जो है 100+ मार्क्स ला सकें, जो कि आपके लिए अचीवेबल हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड करते हैं। वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।